हेलो मैम, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। मैं विजिबल हूँ क्या? जी मैम। ओके, हमारे मेरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। हम्म, सब लोग ज्वाइन कर लें फिर। नमस्ते मैम। नमस्ते। शुभम, जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो तो हमें बताना। मैम हो गई है। ओके। तो आज हम लोग थोड़ा बेसिक्स ऑफ इंडियन म्यूजिक से शुरू करते हैं। और जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो साउंड का जो मतलब जो संगीत का जो आधार है, जो ध्वनि है, वो ही संगीत का मूलाधार है। और नाद के बिना संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक कला की जो अभिव्यक्ति है किसी विशेष माध्यम के द्वारा होती है, और संगीत कला का जो माध्यम है वो नाद है। नाद सर्वव्यापी और सनातन है, और इसी दृष्टिकोण से संपूर्ण दृष्टि सृष्टि में संगीत विद्यमान है। सारी सृष्टि संगीत में है। तो सामान्य अर्थ में किसी वस्तु पर जब हम आघात करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और यह आघात या स्पर्श, प्रहार, हिलाना किसी भी क्रिया द्वारा हो सकती है, जिनसे उत्पादक वस्तु में कंपन पैदा होता है, और ध्वनि की उत्पत्ति इन्हीं कंपनों पर निर्भर करती है। ध्वनि दो प्रकार की होती है। कानों को मधुर लगने वाली ध्वनि, जो नाद कहलाती है, और इसके अतिरिक्त जो सभी ध्वनियां हैं उनको कोलाहल या राव की संज्ञा दी जाती है। सांगीतिक नाद की उत्पत्ति में कंपन निश्चित और नियमित होते हैं, इसीलिए नाद मधुर होता है। और इसके विपरीत जो कोलाहल की उत्पत्ति होती है तो उनके जो कंपन है वो अनिश्चित और अनियमित होते हैं। तो नाद, जो सांगीतिक नाद है, या कहिए कि नाद कोई भी हो, चाहे वो सांगीतिक हो या कोलाहल हो, उसकी तीन विशेषताएं होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, तो नाद की तारता जो है सामान्य रूप से नाद की ऊंच नीचता को समझा जाता है। और नाद की तीव्रता, जिसे नाद का छोटा बड़ा होने के अर्थ में लिया जाता है। और तीसरा गुण होता है उसका नाद की जाति। तो जो तारता है उसका संबंध कंपन संख्या पर आधारित होता है। और किसी भी ध्वनि की उत्पत्ति में एक निश्चित समय में जितने कंपन होंगे वही उसकी तारता है। नाद की इसी तारता से ज्ञात होता है कि नाद कितना ऊंचा है। यदि एक आधार ध्वनि ले ली जाए और उसमें एक सेकंड में 200 कंपन संख्या होती है, तो दूसरी ध्वनि की कंपन संख्या यदि 200 या उससे अधिक है, तो जो ध्वनि आधार ध्वनि से ऊंची होगी, तो वह ध्वनि दो ध्वनि जो आधार ध्वनि जो है हमारी 200 कंपन संख्या वाली से कम है तो आधार ध्वनि से नीची होगी। मतलब 200 से कम है तो नीची होगी, और 200 से ऊपर है तो वह ऊंची होगी। तो इस ध्वनि के जो साउंड के कंपन को भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में यह प्रमाणित किया गया है कि कंपन संख्या अधिक होने पर नाद ऊंचा होगा और कम होने पर नाद नीचा होगा।
किसी एक ध्वनि की ताड़ता से कंपन संख्या ज्ञात की जा सकती है, परंतु जब नाद के ऊंचे या नीचे की स्थिति समझनी होती है, तब दो ध्वनियों द्वारा ही समझी जा सकती है। एक ध्वनि के आधार पर और दूसरी ध्वनि के ऊंचे नीचे होने के का आभास हो सकता है। यदि एक ध्वनि की कंपन संख्या 200 है और दूसरे की 150, तो पहली ध्वनि के आधार पर दूसरी ध्वनि नीची सुनाई देगी। यदि तीसरी ध्वनि 120 कंपन संख्या की है, तो दूसरी ध्वनि तीसरी ध्वनि से ऊंची सुनाई देगी, परंतु पहली ध्वनि से नीची होगी। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी नाद को जब हम ऊंचा या नीचा कहते हैं, तब इसी सापेक्ष रूप में समझा जा सकता है, जैसे षडज से ऋषभ ऊंचा है परंतु गंधार से नीचा है। इसीलिए षडज से ऋषभ और ऋषभ से गंधार की कंपन संख्या अधिक होगी। यदि तार पर स्पर्श या आघात करने से ध्वनि निकाली जा रही है, तो कंपन संख्या तार की लंबाई, मोटाई, तार के खिंचाव, उस पर प्रयुक्त बल, तार किस धातु का है, इन सब बातों पर निर्भर करेगी। यदि दो तार लिए जाए तो शेष बातें समान होने पर भी केवल एक तार की लंबाई कम हो तो कम लंबाई वाले तार की कंपन संख्या अधिक होगी। इसी प्रकार यदि शेष बातें समान हो पर यदि एक तार का खिंचाव का बल अधिक हो, तो उस तार की कंपन संख्या अधिक होगी। तार की मोटाई बढ़ाने से भी कंपन संख्या कम और अधिक हो जाएगी। लोहे और पीतल के तार में सारी बातें समान होने पर भी लोहे के तार की कंपन संख्या अधिक होगी। संगीत के संदर्भ में तारता सबसे प्राथमिक और आवश्यक गुण है। तारता के आधार पर ही स्वरों को पहचान मिली है, विभिन्न सप्तक विकसित हुए और विभिन्न धुनों और रागों का सृजन हुआ। संगीत की विविधता मूलतः तारता आश्रित है। किसी भी स्वर का दूसरे स्वर से संबंध तारता पर ही निर्भर करता है। गायन में नाद की तारता को किसी स्थूल आधार से नहीं समझा जा सकता। प्रत्यक्ष बोध द्वारा ही तारता का ज्ञान कराया जाता है और उसी के आधार पर तारता का अभ्यास हो सकता है। पर्दे वाले वाद्यों में प्रारंभ में तारता को समझने के लिए पर्दों के सहारे स्थूल आधार मिल जाता है, परंतु संगीत शिक्षा में प्रत्यक्ष बोध द्वारा ही तारता का ज्ञान कराना आवश्यक है। तभी सीखने की प्रक्रिया को सही आधार मिल पाता है। तो तीव्रता और तारता नाद की जो मुख्य गुण हैं, इन्हीं के आधार पर संगीत विद्यार्थियों को आरंभ में स्वर पहचानने में, ऊंचा नीचा उनका जो डिफरेंस है वो समझने में सहायता मिलती है। तीव्रता का जो ये दूसरा लक्षण है, वो उत्पादक वस्तु पर आघात या स्पर्श कितनी जोर से किया गया है, इस पर निर्भर करता है। तो आघात यदि जोर से किया जाए तो तीव्रता बढ़ेगी, और यदि आघात धीरे से किया जाए तो तीव्रता कम हो जाएगी। तीव्रता कंप विस्तार पर निर्भर करती है, और ये जो कंप विस्तार कम होने से ध्वनि धीरे सुनाई देती है, और जब यह विस्तार अधिक होता है, जो कंपन का विस्तार, तो वह ध्वनि जोर से सुनाई देती है। कंप विस्तार बढ़ाने में वायु में जो सघनता बढ़ जाती है, और जब ध्वनि सघनता से कानों के पर्दों को स्पर्श करती है तो पर्दा अधिक दबाव अनुभव करता है। नाद की जो तीव्रता
की जो संवेदना है वो उत्पादक वस्तु से ग्राहक की दूरी पर भी निर्भर करती है। ग्राहक मतलब जो उसको ग्रहण कर रहा है, जो उसको सुन रहा है। तो यदि ग्राहक पास में है तो उसी नाद की तीव्रता ज्यादा होगी, और यदि दूर है तो कम होगी। वातावरण में यदि अन्य ध्वनियां अधिक नहीं है तो तीव्रता का अनुभव भी अधिक होगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि ऑलरेडी बहुत शोर है तो जो एक कंसंट्रेटेड, हम तो किसी संगीत की ध्वनि को आधार लेकर हम उसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उस शोर में शायद इतनी क्लियर ना हो, लेकिन जब शांत वातावरण होगा तो उसकी तीव्रता का अनुभव भी अधिक होगा। और शोर के बीच में बैठे हैं तो सामान्य तीव्रता की ध्वनि भी सुनाई नहीं देगी। तो एक ही स्वर की तीव्रता बदली जा सकती है, जबकि तारता बदलने से स्वर अपने स्थान से हट जाता है। तो तीव्रता और तारता में यह डिफरेंस है कि तीव्रता किसी भी मतलब किसी भी तारता को स्वर को जोर से या धीरे से उच्चारित किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने तीव्रता के मापन के लिए विभिन्न तरीके अपनाए, जिसमें डेसिबल द्वारा तीव्रता नापने का तरीका काफी प्रचलित है। और स्वर के उच्चारण में डेसिबल अधिक होने पर तीव्रता बढ़ेगी और कम होने पर तीव्रता घटेगी। तीव्रता की जो संवेदना है द्वारा जो प्रत्यक्ष हमको उसका बोध होता है, उसी तीव्रता का स्वर निकालना कठिन है। जबकि तारता जब हमें बोध होता है तो उसको पहचान हो जाती है। और सामान्य रूप से सीखते समय हम इसको इसको समझ लेना आवश्यक होता है, और राग के अनुसार किन स्वरों की तीव्रता बढ़ानी आवश्यक है वो हम सीख लेते हैं। तीव्रता बढ़ानी मतलब किस स्वर पर हमें अधिक बल प्रयोग करते हुए उसका गायन करना है। तो कब स्वर को धीमे उच्चारण करना है और कब सामान्य रूप से हमें जोर से गाना है, यह समझ प्रस्तुति को कलात्मक बनाने में भी सहायक होती है। यदि राग प्रस्तुति में स्वर लगभग एक ही तीव्रता से प्रस्तुत किए जाएं तो बहुत ही नीरस लगता है। वैसे समान तीव्रता से प्रस्तुत करना भी बड़ा कठिन है। अब हम लोगों की बातचीत में ही बड़ा वेरिएशन होता है। किसी शब्द पर अधिक जोर दिया गया, या कोई चीज अपनी जोर देके बतानी है तो उस पर एम्फेसिस किया गया। तो वैसे ही गाने में भी अपने आप उतार चढ़ाव ध्वनि का, हमारे कंठ का स्वाभाविक रूप से होता रहता है। राग के स्वरूप के अनुसार स्वर के उच्चारण की अपनी विशेषता और तीव्रता दोनों एक दूसरे में आश्रित है। तो वाणी में भी इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक ओर तारता में परिवर्तन आता है और दूसरी ओर तीव्रता के परिवर्तन से भी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि किसी राग में अमुक स्वर हमेशा उसी तीव्रता से लेना है। तीव्रता का सही प्रयोग उस स्वर से जुड़े स्वर और स्वर संगतियों पर भी निर्भर करता है। और कई बार स्वर के प्रभाव को दिखाने के लिए एक समय में उस स्वर को पहले कम तीव्रता से और फिर बाद में उसकी तीव्रता का पुनः कम तीव्रता पर स्वर को छोड़ देते हैं, और फिर तीव्रता का ये सूक्ष्म क्रियाओं ये जो तीव्रता की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं, इसको सीखने के लिए कि कहाँ पर राग में हमें किसी स्वर को तीव्रता से प्रस्तुत करना है और कहाँ कम करनी है, तो ये हम प्रैक्टिकली गुरु के द्वारा ही सीख सकते हैं।
तो सामान्य रूप से ताल में सम के स्थान पर हम अक्सर तीव्रता को अधिक कर देते हैं। मुर्की, खटके, कर्ण आदि जो बारीकियों को दिखाते हैं, तो अक्सर तीव्रता कम हो जाती है। यह सब उदाहरण केवल ये दर्शाते हैं कि तीव्रता और संगीत की अभिव्यक्ति और प्रभाव पक्ष का अटूट संबंध है, परंतु तीव्रता संबंधी कोई नियम नहीं है, और ऐसे में यह मानना उचित है कि तीव्रता का उचित प्रभाव व्यक्तिगत सूझबूझ और आवाज के गुण और धर्म पर भी बहुत निर्भर करता है। तो बहुत से वैज्ञानिक अनुसंधान हुए और तीव्रता के क्षेत्र में अभी काफी परिवर्तन हुआ। अब गायकों और वादकों को यह चिंता नहीं करनी पड़ती कि उनकी आवाज की रेंज कहाँ तक पहुंच रही है। अब माइक्रोफोन के हेल्प से श्रोता चाहे दूर बैठा हो या पास बैठा हो, तो सामान्य रूप से कलाकार को सुन सकता है। तीव्रता की दृष्टि से आज के समय में यह ज्ञान अधिक उपयोगी हो गया है कि माइक से कितनी दूर बैठना चाहिए और कब आवाज की तीव्रता बहुत कम करनी है। इन साधनों से यद्यपि इच्छा अनुसार तीव्रता को बढ़ाया जा सकता है, परंतु साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि संगत वाद्य और जो मूल गायन वादन की जो प्रस्तुति की तीव्रता में जो है, दोनों में बैलेंस होना चाहिए। तो इस दृष्टि से तकनीक का जो आज टेक्नोलॉजी का जो उत्तरदायित्व है वो बढ़ गया है, और उसमें विज्ञान के साथ साथ कलात्मक सौंदर्य की परख भी होनी आवश्यक होती है। तभी तो इन साधनों से तीव्रता का कलात्मक नियंत्रण करना संभव होगा। तो इन वैज्ञानिक संसाधनों ने जो सुविधा में प्रदान की है, लेकिन इन संसाधनों का जब यदि उचित प्रयोग का ज्ञान ना हो हमारे पास, तो इनका अधिक उपयोग भी हम फायदा भी हम अधिक नहीं उठा पाएंगे। माइक को वाद्यों के किस अंग के सामने रखना है, किस तीव्रता पर संचालित करना है, संगत वाद्यों की तीव्रता क्या होनी चाहिए, यदि ऐसी कई बातें हैं, यदि हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा जो प्रस्तुतिकरण है वो बहुत प्रभावित होगा। तो आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, जिसमें माइक व्यवस्था ठीक हो और कलाकार को इसकी नॉलेज हो कि तो तीव्रता का उचित प्रभाव पड़ता है। कलाकार भी जब किसका कार्यक्रम देते हैं, तो उन्हें यह अनुभव होता है कि तीव्रता संबंधी बहुत सी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। बंद सभागार और खुले मैदान के कार्यक्रमों में भी माइक की भूमिका बदल जाती है, चेंज हो जाती है। किसी भी परिवेश में अन्य ध्वनियां माइक में ना आए, इसके लिए भी कई तरीके निकाले गए हैं। तो साउंड का की जब हम स्टडी करेंगे, और खासकर जब हम एक लेवल पर हो, एक कलाकार हो या प्रस्तुतिकरण के लिए मंच पर जाएं, तो हमें इन सब बातों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब हम थोड़ा सा साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों के विषय में ज्ञान रखेंगे, तो हम अपना माइक एडजस्टमेंट तीव्रता कैसे हमको एडजस्ट करनी है वो हमको आ जाएगी। इसके बाद जो नाद की जो तीसरी विशेषता होती है, वो उसका जाति और गुण है। ध्वनियों के गुण और जाति की विभिन्नता हम सामान्य रूप से अनुभव करते रहे हैं। प्राय दो व्यक्तियों की आवाजें बिल्कुल समान नहीं होती।
और उसका मूल कारण क्या है कि प्रत्येक आवाज का अपना एक गुण होता है। वाद्यों की आवाज में भी गुण भेद से भिन्नता आ जाती है। दो सितार से निकलने वाली आवाज एक जाति की अवश्य होती है, परंतु प्रत्येक का गुण अलग हो सकता है। इसलिए एक ही धुन एक ही जाति के वाद्यों पर यदि बजाई जाए तब भी गुण भेद हो सकता है। स्वाभाविक रूप से जो स्त्री और पुरुष की आवाज में भिन्नता है, दोनों के शरीर रचना में, स्वर तंत्रियों में, नाप और बनावट में जो भिन्नता है, उसी के कारण ध्वनि के गुण को समझने के लिए पहले यह जानना चाहिए कि तार में कंपन एक ही खंड में नहीं होता। मूल आवृत्ति के साथ दुगनी, तिगुनी, चौगुनी आवृत्तियां होती हैं, क्योंकि कितने खंड में कंपन हो रहा है यह इसका आधार है। पहली या मूल आवृत्ति को मौलिक कहते हैं और दूसरी आवृत्ति को आवर्तक कहते हैं। अतः आवाज का जो गुण मूलतः है वह आवर्तक पर निर्भर करता है। आवर्तक की जो संख्या है किसी कंपन संख्या के आवर्तक है, और उन आवर्तकों की तीव्रता कैसी है, इन सभी बातों पर आवाज का गुण निर्भर करता है। तो तार को किस स्थान से छेड़ा जा रहा है, किस प्रकार से, किस धातु से और वाद्य के आकार और धातु, सभी का प्रभाव आवर्तकों पर पड़ता है। वाद्यों की आवाज की जो ये गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उसकी बनावट, प्रयुक्त होने वाली धातु, तार के धातु, उसमें गूंज उत्पन्न करने वाले स्थान की बनावट, इन सबको समझना आवश्यक है। और वैज्ञानिक अनुभव और ज्ञान के साथ सांगीतिक ज्ञान का भी होना बहुत आवश्यक है। मानव कंठ की आवाज में भी विभिन्न गुण हो सकते हैं। मिठास, गूंज, क्षेत्र, गोलाई, घनत्व, लचीलापन, स्निग्धता, स्पष्टता, इन सब गुणों का मानव कंठ में कैसे इनको डेवलप किया जाए। रागदारी संगीत में विभिन्न गायन शैलियों के आधार पर आवाज को कैसे तैयार किया जाए। नैसर्गिक गुणों के साथ उचित शिक्षा, मार्गदर्शन, कंठ साधना, ये सब बहुत आवश्यक है जिनसे आवाज को तैयार किया जाता है। हमारे देश में कंठ की जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वर साधना और कंठ संवर्धन की जो परंपरा है, उसका अनुपालन मानव कंठ की आवाज को सजाता है, परिष्कृत करता है। संगीत शिक्षा में जो मेन आधार जो कंठ साधना का कंठ साधना है, उसी के अभ्यास पर निर्भर करता है। तो संगीत का जो कलात्मक सौंदर्य पक्ष है वो आवाज के इसी अपेक्षित गुण और धर्म से समृद्ध होता है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि नाद का काल भी उसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसीलिए नाद का अस्तित्व कितने समय रहा, यह सांगीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी स्वर का प्राबल्य या उसका कम प्रयोग नाद के काल पर ही आश्रित है। नाद की निरंतरता भी काल आश्रित है। राग संगीत में, रागदारी संगीत में प्रत्येक स्वर को समान काल नहीं दिया जाता, और कई राग भेद इसी पर आधारित है कि किसी एक विशेष स्वर को अधिक समय दिया जाता है। अर्थात किसी भी समान स्वरों के राग, दो स्वरों के रागों को उनके वादी संवादी बदलने से दोनों में कैसे अंतर होता है, ये आप लोगों को स्वयं ही मालूम है।
भौतिक शास्त्र में नाद संबंधी सभी वैज्ञानिक तथ्य, प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है। ध्वनि कैसे कैसे जो है हम लोग जो ग्रहण कर रहे हैं, जो श्रोता है, उन तक पहुंचती है, और इसका प्रामाणिक आधार है। किसी भी वस्तु के कंपन से उसके चारों ओर की जो वायु में आंदोलन पैदा हो जाते हैं, और वायु के माध्यम से यह कंपन हमारे कानों द्वारा कैसे भीतर के पर्दे को कंपित करता है, और ध्वनि की जो है हमें अनुभूति होती है, हमें संवेदना होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो हमारा जो सुनने का जो क्षेत्र है, श्रवण क्षेत्र है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, और कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो सुनाई ही नहीं देती, और कुछ ऐसी हैं जो कानों को कर्कश भी लगती हैं। तो इन दोनों सीमाओं के बीच की जो ध्वनि है, मानव का जो है वो श्रवण क्षेत्र, उसी में उसका एक लिमिटेड क्षेत्र है। तो श्रवण संवेदना के क्षेत्र के बारे में बहुत परीक्षण हुए, और सुनने की क्षमता में व्यक्तिगत भिन्नता भी आ सकती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में जो एवरेज हमारी सुनने का क्षेत्र है, परीक्षणों द्वारा उसको ज्ञात किया जा सकता है। और यह एक महत्वपूर्ण, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है कि नाद की केवल एक विशेषता के आधार पर इस क्षेत्र का निर्धारण संभव नहीं है। यदि किसी विशेष तारता के नाद को हम नीची सीमा रेखा से ऊपर मानते हैं, साथ ही उस नाद की तीव्रता, गुण और काल भी निर्णय में अपनी भूमिका रखते हैं, तो नाद की जो ये सभी लक्षण और विशेषताएं हैं, उन्हीं के आधार पर सुनने का जो हमारा जो क्षेत्र है, वो निश्चय ही करना, उसको इसी तरह से हम निश्चित कर सकते हैं। ध्वनि और संगीत एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जो प्रोफेसर ललित किशोर सिंह द्वारा लिखी गई है। उसमें उन्होंने ध्वनि विज्ञान का संगीत में कैसे उसका प्रयोग हुआ है, बहुत डीप एनालिसिस किया है। और वो कहते हैं कि नीची सीमा रेखा को जो जो इस मतलब जो ध्वनियां हैं, इन दोनों के बीच के क्षेत्र की जो ध्वनियां हैं, नीची और ऊंची, उनको उन ध्वनियों को जो हमारा जो कान है, वो जो ग्रहण कर सकता है, और तारता के संबंध में जो कानों की क्षमता की सीमा है, वो 16 से 38,000 तक की आवृत्ति की है। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे सुनने की जो क्षमता है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी की, लोएस्ट कितनी और हाईएस्ट कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को हम हमारे कान सुन सकते हैं, जिसको ग्रहण कर सकते हैं। तो कम से कम जो है उसकी सीमा 16 और अधिक से अधिक 38,000 आवृत्ति तक है। लेकिन जिन नादों का उपयोग संगीत में होता है, उनके लिए कानों की क्षमता और भी संकुचित है। संगीत के जो स्वर कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा 4,000 आवृत्ति के होने चाहिए, तभी कान इन संगीत के रूप में संगीत के रूप में हम उन्हें ग्रहण कर पाएंगे। तो इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात है कि संगीत की जो हमारी सुनने की जो श्रवण करने की जो का क्षेत्र है, वो कोई भी ध्वनि केवल सुनी जा सके वो पर्याप्त नहीं है, उसमें सांगीतिक गुण का होना भी जरूरी है। तो इस संबंध में हम क्या कह सकते हैं कि 40 आवृत्ति वाले नाद की जो तीव्रता क्या होनी चाहिए, कि किस प्रकार एक वाद्य से उत्पन्न ध्वनि है, और कितने काल तक नाद का
स्थायित्व है, परिवेश में उसको रहना चाहिए, वो हम यह माना जा सकता है कि 40 आवृत्ति वाले नाद की जो तीव्रता है अधिक होनी चाहिए। कम से कम 20 डेसिबल की तीव्रता अपेक्षित है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि यह कह सकते हैं कि 40 तीव्रता तो अपेक्षित है, और साथ ही उस नाद का जो काल है, जो उसका स्टे पीरियड है, जो वो कितने ड्यूरेशन के लिए होगा, वो उसमें 3-4 सेकंड कम होना चाहिए, और ऐसे वाद्य से नाद उत्पन्न हो जिसकी आवाज भारी हो। मान लीजिए कि सितार और तबले से जो उत्पन्न नाद को हम सुने, तो संभावना है कि तबले की कम तारता और तीव्रता का जो नाद सुनाई देगा, और सितार का नाद उसी तारता और तीव्रता का नहीं सुनाई देगा। मतलब कि श्रवण क्षेत्र को निर्धारण करने में नाद की सभी विशेषताएं अपना महत्व रखती हैं। संगीत के संदर्भ में जो ये जो एक सीमा है, इसकी जो विशेषताएं हैं सभी, कभी कभी कलाकार बहुत अधिक ऊंची तारता के स्वर का प्रयोग करते हैं, और उस समय यह आवश्यक है कि ध्वनि बहुत ही क्षणिक समय के लिए उत्पन्न हो और अपने आप ही तीव्रता कम हो जाए। मानव कंठ से जो उत्पन्न नाद है उसमें अधिक तारता के समय अपने आप ही तीव्रता कम हो जाती है और काल भी क्षणिक हो जाता है। परंतु जब किसी वाद्य पर जानबूझकर तीव्रता को बढ़ाकर उसकी तारता के नाद को ज्यादा देर तक बजाने का प्रयास किया जाता है, तो वो कानों को कर्कश लगने लगता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ये पर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कि श्रवण क्षेत्र की जो हमारी जो सीमा है उसका निर्धारण हमारे पर्सनल कैपेबिलिटीज पर भी निर्भर करता है। आज से पहले 20 वर्ष पहले फिल्मी गीतों में संगीत और पार्श्व संगीत जो होता था, जब सृजित होता था, तब उसमें तीव्रता का बहुत ध्यान रखा जाता था। परंतु आजकल कई गीतों का जो संगीत है वो इस से कहीं आगे है, और मतलब उसका सुनने में वह कर्कश लगने लगता है। लेकिन ऐसे में जो परंतु संगीत में जो अभ्यस्त, जो इस तरह के संगीत को सुनने के अभ्यस्त हैं, उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता। तो जो आजकल जो युवा पीढ़ी जब भी इन उपकरणों द्वारा जो संगीत को सुनते हैं, तो उसकी जो तीव्रता है वो उसको बढ़ा देते हैं, और यंगस्टर्स को ऐसी बढ़ी हुई तीव्रता को सुनने में उन्हें आनंद आता है, उन्हें उसका अभ्यास हो गया है, तो अब वो उसने सामान्य लगने लगी है। तो मैं बात समय की है, दृष्टिकोण की है। समय के साथ जो है हमारे ये संस्कार जो है, शिक्षा, रुचि और ये सब चेंज हो गए, बदल गए हैं। तो अधिक तीव्रता के नाद को पसंद करना भी आज के परिवेश में जो संगीत के लिए संगीत में शोर के तत्व को बढ़ा देता है। तो भौतिक शास्त्र के जो परीक्षणों द्वारा नाद के सभी लक्षणों का जो वैज्ञानिक रूप से अलग अलग स्पष्टीकरण किया गया है, तो नाद की जो अलग अलग विशेषताओं को डिवीजन करके, उनको विच्छेद करके जब हम समझा जा सकता है कि तारता, तीव्रता, गुण व काल का क्या माप है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है।
और नाद के प्रत्येक लक्षण के रूप और माप को समझा जाना भी बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ मनोवैज्ञानिक संदर्भ में भी देखें तो नाद की सांगीतिक संवेदना में उस नाद के सभी लक्षणों के मिश्रित रूप से जो संवेदना होती है, अब ध्वनि में ये सब गुण जब तीनों गुण विद्यमान होंगे, ताड़ता, तीव्रता और उसकी जाति, तभी तो हम इस मिश्रित रूप से हमें जो ध्वनि सुनाई देगी उसकी संवेदना होगी। और ऐसा नहीं कि केवल एक ही लक्षण की संवेदना होगी, तो लक्षण अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। लेकिन जब हम भौतिक परीक्षण करते हैं, भौतिक शास्त्र परीक्षण करते हैं, तो ताड़ता और ताड़ता की संवेदना में अंतर आ जाता है। और संवेदना के क्षेत्र में जब तीव्रता ताड़ता को प्रभावित करती है, और स्वर कैसे लिया जाए, कैसे उसे छोड़ा गया, यह स्वाभाविक, यह क्रिया भी ताड़ता को प्रभावित करती है। मानव मन का संबंध जब जुड़ जाता है तो यह स्वाभाविक है कि विज्ञान की यांत्रिक निश्चिंतता नहीं रहती, मतलब एक कोई डेफिनेट वो नहीं रहता। और प्रत्यक्ष उदाहरणों से, अनुभव से हम संगीत के क्षेत्र में जो ध्वनियों का निश्चित स्थान पर स्वरों का जो रूप मिला है, उसमें वैज्ञानिक निश्चितता संभव है। विज्ञान में के जो परिणाम जो हमें प्राप्त होते हैं, और ताड़ता का जो प्रत्यक्ष बोध होता है, आधार स्वर से उस ध्वनि का संबंध देखें और उसी के आधार के अनुसार स्वर का नाम दे सकेंगे। अभी हम केवल स्वरों के प्रोडक्शन में उनके वैज्ञानिक रूप को हम अभी समझने का इसके द्वारा प्रयास कर रहे हैं। तो तीव्रता के प्रत्यक्ष बोध के लिए हमें मौन का आधार बनाना होगा, और काल के माप के लिए, समय उसका ड्यूरेशन मापने के लिए शून्य को आधार बनाना होगा, और गुण के प्रत्यक्ष बोध के लिए ध्वनि के मौलिक रूप जिसमें कोई भी उपस्वर ना हो, अनुनाद की कोई व्यवस्था ना हो, उसका आधार लेना होगा। और इस संबंध में संगीत के सभी लक्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इसमें ध्वनियों का जो अंतर संबंध हमें आपस में परस्पर आश्रित होने की जो स्थिति है, उसमें उससे जो कलात्मक सौंदर्य जो उत्पन्न होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षणों द्वारा जो रिजल्ट्स निकलते हैं, वो है नाद के लक्षणों के मिश्रित स्वरूप से हमें उन विशेषताओं का अनुभव होता है। और संगीत के जो माध्यम के जो रूप में जो नाद का वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सांगीतिक जो विश्लेषण किया जाता है, उसी के आधार पर हम अपने रिजल्ट्स को वो करते हैं, डिफाइन करते हैं। जो हमारा रागदारी संगीत है, उसके संदर्भ में यदि नाद का सांगीतिक रूप देखें तो स्थूल सतह पर हम देखते हैं कि नाद की जो ताड़ता, तीव्रता और जाति का जो गुण है, जैसे जैसे वो एक सूक्ष्मता की ओर जाता है, प्रत्येक राग का स्वर क्रम, स्वरों को लेने का ढंग,
स्वरों का प्राबल्य और विशेष स्वरों पर जो विश्रांति, स्वरों का अल्पत्व, आवाज लगाने का जो ढंग है, नाद के लक्षणों को वह अवश्य ही व्यक्त करता है। और सृजनात्मक जो हम अभिव्यक्ति करते हैं राग क्रिया के दौरान, नाद के जो नए नए रूप बनते हैं, यह समझना स्थूल रूप से बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि ऐसे में नाद के जो लक्षणों की जो वैज्ञानिकता है, उसका कलात्मक अर्थ और सांगीतिक रूप, इन सब में वो विलीन हो जाता है। मतलब जो आउटकम है, जो आउटपुट है, वो हमारा इन सब बातों की का जो एक रिजल्ट है, वो हमको उसका एहसास ही नहीं होता कि इस नाद को प्रकट करने के लिए हमने कितनी इन वैज्ञानिक क्रियाओं को ऑटोमेटिक वो दिया, जिसका हमें अनुभव ही नहीं हुआ। और जो उसका आउटकम हुआ, जो उसका एंड रिजल्ट हुआ, वो एक कैसे संगीत के रूप में उभर कर हमारे सामने आया। और जब हम अन्य कलाओं के जो संदर्भ में देखें, तो संगीत के जो माध्यम से जो नाद, ये जो सूक्ष्म नाद है, उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण संगीत में जो विविधता उत्पन्न हुई, वही उसकी एक अलग पहचान बन गई। तो जो यह क्वालिटी हमने जो संगीत उत्पन्न करने में, जो सौंदर्य पक्ष की अभिव्यक्ति में हमने देखी, तो ये नाद ने एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभाई, जिसके वजह से हमारा एक जो सुंदर संगीत का रूप उभर कर हमारे सामने आया। ये इस नाद को के पश्चात जो एक महत्वपूर्ण जो हमारा फैक्टर है, वो श्रुति है। और संगीत में जो श्रुति का शब्द का जो प्रयोग होता है, यह उन संगीत उपयोगी ध्वनियों के लिए किया जा सकता है जो सुनी जा सकती हैं, और जिनमें, और जो जो एक दूसरे से स्पष्ट हो, जिनको हम अलग अलग समझ सकें। तो यदि दो संगीत उपयोगी ध्वनि जो सुनाई दे रही हो, और जो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, हम समझ सकें, ऐसी जो अलग अलग ध्वनियां हैं, उन दोनों को हम उन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकें, वो ही हमारी वो ही श्रुति की कैटेगरी में आती है। और स्थिरता भी आवश्यक है, क्योंकि ठीक संवेदना तभी संभव है जब ध्वनि कुछ देर परिवेश में स्थिर रह सके। मतलब ध्वनि का यदि स्थायित्व ही नहीं होगा, तो हमें उसकी संवेदना ही नहीं होगी, हम उसे अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो भौतिक शास्त्र की जो परिभाषा में ध्वनि की स्थिरता है, वो संगीत के संदर्भ में डिफरेंट हो सकती है। मतलब साइंस में हम उस साउंड को फील कर रहे हैं, हमने उसका रिजल्ट निकाला, एक्सपेरिमेंट किया, किंतु संगीत की दृष्टि से जब उस ध्वनि में स्थिरता ही नहीं है, तो वो हमारे लिए किस उपयोग की। तो श्रुति की जो अवधारणा है, वो संवेदना पर आश्रित है। जैसा कि हमको मालूम है कि हमारे सराउंडिंग्स में जो ध्वनि होती है, वो हमें हमारे मतलब वो सुनने योग्य होनी चाहिए, हमारे कानों से सुनी जानी चाहिए। इससे और अधिक स्पष्ट हो जाएगी कि जब श्रुति का सीधा संबंध हमारी श्रवण संवेदना से होगा, जब हमें वो सुनाई देगी। और सांगीतिक आधार पर ही श्रुति को समझना आवश्यक है। मतलब ये एक म्यूजिकल टर्म है, तो इसको हमको म्यूजिकल वे में ही समझना होगा। श्रुति एक आम भाषा का शब्द ना होकर सांगीतिक दृष्टि से ही हमें उसको समझना होगा, परिभाषित करना होगा। भारतीय संगीत के संदर्भ में
सूक्ष्म श्रुति अंतर को समझने के लिए हमारे जो सुनने की जो सुनने श्रवण शक्ति का जो ज्ञान है उसको महत्व दिया गया है और स्वीकारा गया है। और नाट्य शास्त्र में जो वर्णित चतुषारणा है अच्छे श्रवण ज्ञान द्वारा ही समझी जा सकती है। तो यहाँ एक प्रश्न ये हो सकता है कि जब नाद को संगीत उपयोगी ध्वनि के रूप में स्वीकार किया गया है तो श्रुति की आवश्यकता क्यों पड़ी? नाद संगीत कला की अभिव्यक्ति का माध्यम है और इस शब्द का प्रयोग व्यापक संदर्भ में होता है। नाद की अखंडता, अनंतता, उसकी विविधता को व्यक्त करता है। मतलब नाद और श्रुति में किस प्रकार हम श्रुति जो है नाद का एक रूप है, परंतु उस विशाल रूप को मतलब उसकी एक यूनिट है, उस विशाल रूप की। नाद एक विशाल रूप है जिसकी एक यूनिट क्या है? श्रुति है। इसलिए श्रुति शब्द का जो प्रयोग है किसी विशेष ध्वनि के लिए किया जाता है और नाद ऐसी सभी श्रुतियों का आधार है जो सभी सांगीतिक ध्वनियों का जो एक नादात्मक रूप होती है। लगभग सभी स्कॉलर, सभी विद्वान एक सप्तक में 22 श्रुति मानते हैं और उनकी कृतार्थता क्रमशः ऊंची होती जाती है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ श्रुतियां 22 ही क्यों मानी जाए, इससे छोटी इकाई भी मानी जा सकती थी। विज्ञान में और गणित के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, गणित के आधार पर हम और भी छोटी इकाई स्वीकार कर सकते थे, परंतु श्रुति का संबंध हमारी सुनने की शक्ति पर निर्भर करता है। तो जो सुनी जा सके और स्पष्ट पहचानी जा सके ऐसी संगीत उपयोगी ध्वनियां एक सप्तक में 22 ही सभी ने स्वीकार की। और ये 22 श्रुतियों अलग अलग पहचानी जा सके, इनको कैसे आसान नहीं है। और इनका जो है श्रेष्ठ जो ज्ञान है, स्वर ज्ञान है, स्वरों की पहचान है, यह होना भी बहुत आवश्यक है। गणित का आधार देकर एक सप्तक में श्रुति की छोटी इकाइयों को मानना केवल शास्त्रीय विवेचना की दृष्टि से तो उचित हो सकता है, परंतु हमारी श्रवण क्षमता की परिधि में वह ध्वनि कितनी हमें ग्राह्य होगी, हम कितना उसको सुन पा सकते हैं, यह हमारी कैपेबिलिटी पर निर्भर करता है। श्रुतियों की जो संख्या 22 प्रमुख आधार मानने की जो परंपरा है, उसमें नाट्य शास्त्र में चतुसारणा द्वारा तार्किक रूप से उसको सिद्ध भी किया गया है कि कैसे एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी गई और किस प्रकार 3 प्रकार के अंतराल एक सप्तक में माने जा सकते हैं, जिनमें क्या चतुश्रुतिक 3 बार और द्विश्रुतिक और त्रिश्रुतिक 2 बार। तो इसी परंपरा में श्रुतियों की जो संख्या है, विद्वानों ने एक सप्तक में 22 मानी। और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के जो शुद्ध स्वर सप्तक में वही 3 अंतराल हैं जो भरत द्वारा सिद्ध किए गए थे। और अधिकतर अन्य देशों में भी संगीत शास्त्र की जो का यथोचित जो स्थान हमारे प्रयासों से मिला है, उसमें नाट्य शास्त्र में के जो संबंधित जो भी तत्व हैं, उनका हर जगह उन्हीं की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। और सारना प्रक्रिया में 4 बार क्रिया जो संपन्न होती है, जो इस बात को भी पुष्ट करती है कि सबसे बड़ा अंतराल क्या है, 4 श्रुतियों का है।
दूसरी सारना में गंधार निषाद का और ऋषभ धैवत में विलीन हो जाना यह सिद्ध करता है कि गा रे और नीधा का द्विश्रुतिक अंतराल है। तीसरी सारना में ऋषभ धैवत का और षडज और पंचम में विलीन हो जाना। तो यह इस दृष्टि से रेसा और धापा में त्रिश्रुतिक अंतराल है। फिर चौथी सारना में षडज मध्यम और पंचम का निषाद गंधार और मध्यम में विलीन होना। यह इसके द्वारा क्या प्रमाणित होता है कि सा नी म ग प म इनमें चतुश्रुतिक अंतराल है। तो सारना द्वारा ये प्रमाणित होता है कि सप्तक में 22 श्रुतियां मानना सही है, उचित है। तीन अंतराल चतुश्रुतिक, त्रिश्रुतिक, चतुश्रुतिक, द्विश्रुतिक, इस प्रकार जो अंतराल इन 22 श्रुतियों में माने गए हैं, यह प्रक्रिया भरतकालीन ग्राम की जो ये तीन अंतराल जो हमारे उन्होंने बताए, ये उसका उसी आधार पर शास्त्र में स्वरों की स्थापना की गई। और यह तब से अब तक इसमें कोई चेंज हमें नहीं दिखता है। श्रुतियों का जो परस्पर समान अंतर है या असमान अंतर है, जब हम इस विषय में अध्ययन करेंगे तो नाट्य शास्त्र में चतुसारणा में के जो श्रुतियों का जो अंतराल है उसको हम पाते हैं कि उनमें असमान अंतराल है। तो इसका जो इसको सिद्ध करने का जो प्रयास किया वो सर्वप्रथम आचार्य बृहस्पति जी ने किया। और उन्होंने सारना प्रक्रिया उन्होंने फिर से सारना प्रक्रिया की और सिद्ध किया कि श्रुतियों में असमान अंतराल है। और पहली और चौथी सारना द्वारा जो प्राप्त श्रुतियों में अंतर है, अंतराल का जो एक माप है वो समान है। और उस श्रुति माप को उन्होंने कैशिकी संज्ञा दी। दूसरी सारना का जो श्रुति अंतराल सबसे अधिक है उसे महती की संज्ञा दी। और तीसरी सारना का जो श्रुति अंतराल था दूसरी सारना से कम और पहली से अधिक है, तो उसे उन्होंने उपमहती की संज्ञा दी। तो उसके उनके अनुसार जो चतुश्रुतिक षडज मध्यम पंचम की जो श्रुतियों में 2 कैशिकी और 1 महती और उपमहती है। त्रिश्रुतिक धैवत और ऋषभ की श्रुतियों में कैशिकी, महती और उपमहती है। और द्विश्रुतिक निषाद गंधार में कैशिकी और महती है। इसके अतिरिक्त एक और इस विषय में चर्चा की गई है कि स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर रूप लेता है या पहली श्रुति पर। इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आधुनिक और प्राचीन स्वर व्यवस्था में जो अंतर है, प्राचीन में चौथी श्रुति पर स्वर अंतिम श्रुति पर माना और आधुनिक में प्रथम पर मानते हैं। तो नाट्य शास्त्र में वर्णित ग्रामों में का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे ज्ञात होता है कि स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित हुआ। इसलिए स्वर का जो श्रुति अंतराल है पहले छोड़ा गया और बाद में स्थापित किया गया। मतलब पहले श्रुतियों का गैप है, उसके बाद स्वर को स्थापित किया गया। और इसके विपरीत जो आधुनिक वर्गीकरण है उसमें स्वर को पहली श्रुति पर मानकर फिर अंतराल को छोड़ा गया।
तो हम देखा जाए तो इस क्रिया में केवल यह महत्वपूर्ण है कि दो स्वरों के बीच का अंतराल क्या है, और इसी आधार पर विभिन्न सप्तकों की भिन्नता और समानता का अध्ययन किया गया। संगीत में स्वरों की जो आपस की जो दूरी है, श्रुतियों द्वारा जो समझाया गया है, उसमें अन्य देशों में जहाँ श्रुतियों की अवधारणा नहीं है, वहां स्वरों के अंतर को कैसे समझा जाता है। तो इसके इस अध्ययन में, इस प्रक्रिया में संवाद की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संवाद एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल टर्म है, जिसके आधार पर अंतराल को हम आसानी से समझ सकते हैं, और श्रुतियों का को भी इस संदर्भ में एक आधार मिल जाता है। तो जो अन्य देश हैं, प्रत्येक देश है, संगीत में जो प्रारंभिक स्वर से जो चौथे पांचवें स्वर से जो संवाद होता है, चौथे और पांचवें स्वर का आपस में जो संवाद होता है, वो भारतीय संगीत में इसे क्या कहते हैं, षडज मध्यम और षडज पंचम संवाद माना जाता है। और पाश्चात्य देशों में इन्हें कंसोनेंस ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नाम से जाना जाता है। इसी षडज मध्यम और षडज पंचम संवाद के अतिरिक्त एक और संवाद है, उसे षडजांतर संवाद के नाम से जाना जाता है, और यह षडज और अंतर्गंधार के बीच में, यह पाश्चात्य देशों में इसे कॉन्सोनेंस ऑफ थर्ड के नाम से जाना जाता है। पहले कंसोनेंस ऑफ फोर्थ, कॉन्सोनेंस ऑफ फिफ्थ, और ये कंसोनेंस ऑफ थर्ड के नाम से जाना जाता है। और जो भौतिक शास्त्र के प्रयोगों से जो कंपन द्वारा स्वरों के स्थान को जो हम समझने का, उनकी कंपन संख्या निकालने का, और गणित द्वारा अंतराल जानने का जो हम ये एक प्रयोग किया गया, ये पाश्चात्य ही स्वर अंतराल के द्वारा हमको समझाया गया, समझ गया। हम ये चीज हम लोग कैसे स्वरों का गुणांतर है, कैसे आंदोलन संख्या द्वारा, और कैसे स्वरों की दूरी आपस में गुणांतर द्वारा निकाली जाती है, यह ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो संवाद के आधार पर चतुश्रुतिक और त्रिश्रुतिक, द्विश्रुतिक और गणित के अंतराल निकालने से यह ज्ञात हो जाता है कि श्रुतियां असमान अंतराल पर स्थित हैं। सारना प्रक्रिया में भी यह ज्ञात हो चुका है कि सबसे छोटा माप कौशिकी है, और उसके पद्धति में जो गणित का जो अंतराल है, इसका जो गुणांतर निकाला गया है, वो 81/80 है। सारना प्रक्रिया में यह भी ज्ञात हो चुका है कि द्विश्रुतिक अंतराल में भी एक कैशिक श्रुति अंतराल है, जो इसलिए 16/15 मल्टीप्लाइड बाय ये 80/81, तो इनका जो है जो निकलेगा वो होगा 256/243 श्रुति का माप, और उसका जो आधा है, श्रुति माप जो निकला उसका 16/15 जो है का आधा नहीं है। तो इस प्रकार गणित का जो अंतराल द्वारा संवाद को आधार मानते हुए यह सिद्ध किया जाता है कि श्रुतियां असमान अंतराल पर स्थित हैं। संवाद को आधार बनाकर जो स्वरों और श्रुतियों के परस्पर गणित के जो अंतराल को समझने से जो निश्चय ही
यह प्रमाणित किया जा सकता है कि जो वो अन्य देशों में इस भारतीय परंपरा अनुसार जो अंतराल आपस में निकाला, वो हमारे यहाँ जिस प्रकार षडज मध्यम, षडज पंचम, षडज गंधार, मतलब सा से सब स्वरों का, और सा और बाकी आपस में स्वरों का जो अंतराल है, वो भारतीय संगीत को उसके द्वारा समझना सरल हो जाता है। तो श्रुतियों के परस्पर अंतराल और स्वरों के जो अंतराल को नाट्यशास्त्र में जो समझाया गया है, उसकी मान्यता अन्य देशों में तभी संभव हुई जब इस प्रकार का एक सर्वमान्य तरीका निकाला गया, और साथ ही परंपरा और अपने निरंतर आधार संवाद के आधार पर भी यह सिद्ध किया गया। तो हम इसके द्वारा यह हमें इन स्वरों के आपस के अंतराल से जो श्रुति, यह हमें ज्ञात हुआ कि श्रुति एक छोटी यूनिट है जिसका अध्ययन जो अध्ययन का हमारा केंद्र बिंदु है, और साथ ही स्वरों के परस्पर अंतराल को नापने में भी यह सहायक है। तो संवादों से जुड़े स्वरों के अंतराल को श्रुतियों द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है। क्रियात्मक पक्ष को देखें तो स्वरों को पहचान पहले हुई और श्रुतियों की बाद में, क्योंकि शास्त्र में उल्लेख मिलता है श्रुतियों को स्वर से पहले समझाया जाता है, और स्वर की स्थापना को समझाने के लिए श्रुतियों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए श्रुति को पहले समझना शास्त्रीय विवेचना की दृष्टि से अधिक उचित है। जब हम अपने रागदारी संगीत में अभिव्यक्ति पक्ष में श्रुतियों के विशेष महत्व को देखते हैं, तो जो स्वरों का जो ये गूंज है, उनका होना, स्वरों का में गूंज होना एक आवश्यक तत्व है। तो इसी प्रकार का जो एक विचार है कई विद्वान व्यक्त करते हैं कि श्रुतियों के श्रुतियों का जो ये शास्त्रीय संगीत से क्रियात्मक पक्ष के से अटूट संबंध है, उसको स्वीकारा ही नहीं गया, क्योंकि उनको हम महत्व ही नहीं देते। क्योंकि रागों में किस विशेष स्वर की स्थिति, उसकी संज्ञा द्वारा समझने के बाद भी यह कहा जाता है कि उसे मतलब नीचा या ऊंचा लेना है। स्वरों की स्थिति कुछ थोड़ा उतरा हुआ है कि थोड़ा चढ़ा हुआ है, ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं दरबारी कानड़ा में कोमल गंधार है, तो अति कोमल गंधार या उतरा हुआ लगता है। तो इस क्रिया में श्रुति का जो प्रयोग के महत्व है, उसको उसकी स्पष्टता को समझाने के लिए पंडित विष्णु दिगंबर जी ने विकृत स्वरों की जो संख्या थी उसमें वृद्धि की और उन्हें शास्त्र में स्थान दिया, और ऋषभ के 3 विकृत रूपों को उन्होंने वर्णित किया, जिसमें अति कोमल और कोमल, अति कोमल गा और कोमल गा। इसके फिर अति कोमल रे, अति कोमल रे, और मतलब स्वरों के जो हम जो कोमल रूप है उसको भी डिफरेंशिएट करके 3 रूप में उन्होंने वर्णित किया। तो गंधार की जो 2 अवस्थाएं हुई, उनमें अति कोमल और कोमल गा। मध्यम की 3 अवस्थाएं हुई, जिनमें तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम हुई। इसी प्रकार धैवत की भी मान सकते हैं, जिसमें अति कोमल और कोमल धैवत। निषाद में भी अति कोमल और कोमल निषाद।
तो हम देखते हैं कि इस तरह से विकृत स्वरों की अगर संख्या बढ़ा दें तो राग के अनुसार जिस प्रकार स्वर की स्थिति को दर्शाना है, हम राग वर्ण के अनुसार उसमें वो प्रयुक्त कर सकते हैं और स्वरलिपि में भी उसको दर्शा सकते हैं। अन्य संगीतकारों ने भी इस प्रकार विकृत रूपों में विकृत स्वरों के रूपों में वृद्धि करके उनको निश्चित स्थान देने का प्रयास किया। और पंडित अहोबल ने बाईस श्रुतियों को अलग अलग स्वर और नाम देकर इस बात को प्रमाणित किया कि श्रुतियों का प्रयोग स्वरों के संदर्भ में होता है। कुछ रागों में स्वर के निश्चित स्थान से हट कर प्रयोग की अपनी एक परंपरा है। आरोह अवरोह में भी उसी स्वर की स्थिति को बदला जा सकता है और राग के अनुसार स्वर प्रयोग का जो अत्यधिक महत्व है, कैसे ये राग में किस स्वर कैसे किस स्वर को बरता जाएगा, उसको उसकी शिक्षा तो गुरु के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। तो ऐसे में श्रुति की प्रयोग को मान्यता देने के लिए स्वर संख्या और संज्ञा बढ़ाने के कई उदाहरण हमें मिलते हैं। लेकिन क्रियात्मक पक्ष की जो एक फिजिकल फॉर्म को देखते हुए श्रुति का जो प्रयोग है वो शब्दों द्वारा समझाना संभव नहीं है। ये एक बारीक व्यवस्था है जिसको क्रियात्मक रूप से ही अनुभव किया जा सकता है और समझा जा सकता है। तो श्रुति जो शब्द है वो श्रवण क्रिया का हमें बोध कराता है और यह स्वाभाविक है कि जब ऐसी संगीत की ध्वनियों को वादन या गायन द्वारा सुना गया हो तभी हम इसको समझ सकते हैं। मतलब संगीत को लिखित रूप में नहीं, क्रियात्मक रूप में ही समझा जा सकता है। उसको लिखकर हम समझना हमारे लिए संभव नहीं है। तो क्रिया पक्ष में जो श्रुति का महत्व है उसको समझना बहुत आवश्यक है। और शास्त्र में स्वर स्थान जो डिफाइन किए गए हैं उसके लिए विशेष श्रुति संख्या पर दर्शाया गया है स्वरों को, उनका कि इस श्रुति पर यह स्वर, इस श्रुति पर यह स्वर, 4 7 9 13 17 20 22 इस प्रकार कैसे जो है हर श्रुति पर कौन से नंबर की श्रुति पर कौन सा स्वर है वह दर्शाया गया है। परंतु स्वर के आसपास की श्रुतियां ही स्वर का क्षेत्र निर्धारण करती हैं। स्वर के के साथ श्रुति का अभिन्न जो संबंध है वह किसी स्वर के साथ वह से केवल हम सुनने पर ही अनुभव कर सकते हैं। कोई भी ध्वनि ठीक एक श्रुति ही पर नहीं स्थित हो सकती, आसपास की सूक्ष्म ध्वनियों का भी होना उसमें आवश्यक है। तो श्रुति के सूक्ष्म प्रयोग से स्वर सौंदर्य की विभिन्न क्रियाओं को विकसित किया गया, जो हमारी संगीत की परंपरा का एक विशेषता है। हमारे संगीतिक परंपरा का, और उसमें जो उसको एक विशेष स्थान मिला वो किस स्वर का कैसे कर्ण लिया जाए, मीन की क्रिया आरोहात्मक है, अवरोहात्मक है, या कितने स्वरों को समेटती है, मुर्की, खटका, गमक, सभी क्रियाएं श्रुति पर ही आश्रित हैं। किसी भी राग में स्वर की स्थिति स्थूल रूप से शास्त्र में दर्शाई जाती है, परंतु प्रत्येक क्रिया में उस स्वर की क्रियात्मक स्थिति पर श्रुति का प्रयोग निर्भर करता है। तो
स्वर किस स्वर संगति में आ रहा है, किसकी संगति का प्रारंभिक स्वर है या विश्रांति स्वर है, उस स्वर का विन्यास किस लय में लिया जा रहा है, उस स्वर का राग में सामान्य या अधिक प्रयोग है, आदि ऐसी कई बातें हैं जिन पर श्रुति प्रयोग की क्रिया निर्भर करती है। और जब हम कोई राग गाते हैं तो उसमें ऐसी असंख्य क्रियाएं दर्शाते हैं जो श्रुति के प्रयोग को एक सूक्ष्म रूप प्रदान करती है। ये सभी इतने सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं कि इन्हें शास्त्र में स्पष्टता से समझाना बहुत कठिन है। ये केवल अनुभव का ही विषय है और जो इसका सूक्ष्म सौंदर्य है वो अनुभूति का विषय है। उसको यह हमारे भारतीय संगीत की विशेषता है जिसके कारण तभी तो इसको मात्र लिखित रूप में सीखना संभव ही नहीं है। इसे तो गुरु के द्वारा ही सीखा जा सकता है। और जो श्रुतियों के जो इस सूक्ष्म प्रयोग के कारण ही जो भारतीय संगीत में स्वर के स्थान को जो फिजिक्स में भौतिक शास्त्र में जो प्रयोगों द्वारा समझाना, इसको मतलब हम साइंस में इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। और जो कलाकार की जो अभिव्यक्ति की जो क्षमता होती है और श्रोताओं की जो ग्रहण करने की जो हम सुनते हैं, बारीकियां सुनते हैं श्रोता, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है गाना बजाना, ये केवल एक अनुभव का विषय है। इसको हम किसी भी रूप में डिफाइन नहीं कर सकते। तो श्रुति की जो सूक्ष्म क्रियाओं के कारण जो नाद की तीव्रता और जाति, उसका गुण, काल अंतर, तारता में अंतर जो आ जाता है, इसलिए माना जाता है कि स्वर की जो भौतिक स्थिति है उसके जो हमको अनुभव होता है, उसकी संवेदना होती है, उसमें अंतर होना नेचुरल है। और हम प्राय कहते हैं कि स्वर की स्थिति वैज्ञानिक प्रामाणिकता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी स्वर की स्थिति के लिए, लेकिन स्वर के कलात्मक क्षेत्र में जुड़ी श्रुतियां ही स्वर के क्षेत्र को जो है एक वेट प्रदान करती हैं, एक बल प्रदान करती हैं, जिससे कलात्मक सौंदर्य में वृद्धि होती है और एक नवीन रूप का सृजन होता है। तो श्रुतियां इतनी सूक्ष्म और गहरी वैल्यूएबल एक वो है, उसका संगीत का अभिन्न अंग है, जिनको कि हम किसी भी तरह से वर्णित नहीं कर सकते, उनको हम सिर्फ संगीत द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और इन्हीं श्रुतियों के पर आधारित हमारे स्वर हैं, सप्तक हैं। सांगीतिक ध्वनि कब कैसे पहचानी गई और प्रयोग हुई, उसको समझने के लिए, समझाने के प्रयास में जो मानव ने की जो स्वाभाविक क्रिया है, उसमें अनुमान लगाया गया कि जो ध्वनियों का उतार चढ़ाव है, उसको प्रारंभ में ये जो उतार चढ़ाव है जो हमारे कंठ से निकला और जिस बिंदु से ध्वनि प्रारंभ हुई, उसके जो उतार चढ़ाव का जो क्रम है, जो स्वाभाविक रूप से किसी विशेष बिंदु पर यह ध्वनि का जो सब ठहराव है, तो और आपस में जो ध्वनियों में जो आपस में जो एक संवाद होता है, तो सभी देशों में जो ये संवाद है, इसको अधिक महत्व दिया गया। और सामा और सापा का जो संवाद है वो ये एक सार्वभौमिक संवाद है जिसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है। सभी देशों के सप्तकों में मध्यम और पंचम का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम यदि मान लें कि प्रारंभिक ध्वनि तार षडज है, तो ध्वनियों का जो स्वाभाविक ठहराव है,
चौथी और पांचवी बिंदु पर होगा और इसी ठहराव से ध्वनि को पहचान मिलेगी और इन्हीं बिंदुओं द्वारा स्वर का आदि रूप हमारे सामने आएगा। और जो स्थायित्व होता है ध्वनि में, जो ठहराव होता है, ठहराव से ध्वनि के स्थान को पहचानने में और समय के साथ उसकी पुनरावृत्ति ने जो पहचान और हमें स्पष्टता प्रदान की है, तो उन स्वरों के बारे में हम जो विद्वानों के जब विभिन्न मत पढ़ते हैं, तो ध्वनि के उतार की क्रिया में जो ठहराव के स्थान से पहले ही कुछ स्थानों को स्पर्श करते हुए जब ध्वनि को नीचे उतरती हैं और धीरे धीरे स्पर्श करती हुई जो क्रिया हमारे सामने आती है, उसी से स्वरों की पहचान बनती है। पहले यह माना जाता था कि जो बड़े अंतराल आए, जिनमें मध्यम और पंचम के बाद अवरोहात्मक रूप में धैवत के रूप को स्वर का स्थान मिला। तो इस क्रिया की जो अमूर्तता के कारण हमें कोई इसका प्रमाण नहीं मिल रहा है, ठोस वो नहीं मिलता कि इसमें डिफरेंट जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उसके अकॉर्डिंग कि किसी ध्वनि के उच्चारण में उसके आसपास के स्वरों को जो जो स्पर्श होता है, तो इसलिए तार षडज को यदि प्रारंभिक ध्वनि माने तो रे सा नी सा इस प्रकार की जो ध्वनि का जो एक रूप होगा, और पंचम के ठहराव के समय जो धप मप इस प्रकार की जो ध्वनि का रूप बनेगा, इसी आधार पर माना गया कि यदि हम अवरोहात्मक क्रम को मूल मानते हैं, तो रे सा धा पा म की जो ध्वनि का जो रूप बना, वो स्वाभाविक रूप में मध्यम के बाद रे से सा जुड़ गया, और तब सा धा पा मा रे सा ये एक ऑर्डर रूप में पहले आया। तो आज भी कई जो लोकगीत हैं, लोकगीतों में जो है हमें ऑर्डर रूप जो रागों का मिलता है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो ग्राम की जो ये स्वरों की का जो पहले क्रम था, संख्या थी, वो बढ़ते बढ़ते 7 हो गई। और कुछ लोगों का यह भी मत है कि जो तार सप्तक से जो ये अवरोहात्मक जो क्रम है स्वरों का, रेसा नी धापा, तो उसमें पामा जुड़ा और पूर्वांग में रेसानी को लोगों ने उसको फिर से जोड़कर उसको एक स्केल, ऑर्डर स्केल बना लिया। तो 5 कौन से स्वर पहले आए, यह प्रामाणिकता से कहना बहुत मुश्किल है, परंतु यह मानना कि ऑर्डर रूप पहले आया, क्योंकि लोक धुनों के जो स्वरूप को हम देखते हैं तो मालूम होता है कि बड़े अंतराल पहले आए और छोटे बाद में, और द्विश्रुतिक अंतराल पहले स्पर्श के रूप में प्रयुक्त हुआ और बाद में उन्हें स्वर का रूप मिला। तो विकास क्रम में जब सहजता के साथ बुद्धि की हमारे भूमिका बढ़ी, तो स्वरों की संख्या भी बढ़ती गई। स्वर केवल मात्र एक विशेष ध्वनि की संवेदना नहीं है, बल्कि एक विशेष ताड़ता का बोध भी कराने वाली ध्वनि है, जो केवल सुनी ही नहीं जाती बल्कि अनुभव भी की जाती है। इसलिए इसमें
मधुरता और रंजकता का गुण होना बहुत आवश्यक है। स्वर ध्वनि की ऐसी इकाई है जो जिससे हमें ताड़ता का ज्ञान होता है, और मतलब ताड़ता का ज्ञान कराने के लिए हमें स्वर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्वर को अपने पूर्व में आने और उसके पश्चात आने वाले स्वर के संबंध में एक दूसरे से डिफरेंस पर पहचानने के लिए ताड़ता का होना के अनुभव से ही हमें, ताड़ता के द्वारा ही हमें अनुभव होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी स्वर को सुनने पर उसकी ताड़ता का बोध नहीं हो सकता और ना ही उसको किसी संज्ञा से पहचाना जा सकता है। एक से अधिक स्वरों के क्रम हो और स्वरों के क्रम से हो और स्वर को पहचानने के लिए कहा जाए, तो लय स्वतः ही अपने आप एक हमारे अंदर एक जन्म लेगी, और इससे स्वर एक और ताड़ता के अंतराल का बोध होगा, और दूसरी और एक लय फील होगी जो हमें सहायता प्रदान करेगी एक डिफरेंट साउंड का अनुभव करने के लिए। तो इसलिए क्या एक स्वर से समय की पृष्ठभूमि में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, अन्य स्वरों की आवश्यकता अपने आप ही जन्म ले लेती है। तो इसलिए कम से कम 3 स्वरों के प्रयोग से ही एक धुन को कोई पहचान मिल सकती है। एक स्वर अपने आप में पूर्ण नहीं होता, और स्वरों के परस्पर संबंध से ही संगीत का सृजन होता है, संगीत उत्पन्न होता है। और इस संबंध की जो अनुभूति स्वर समूह द्वारा होती है, उसी के द्वारा ही संभव हो सकती है। मानव कंठ से स्वाभाविक रूप से ध्वनि एक नहीं निकल सकती, उतार चढ़ाव की क्रिया उसमें ऑटोमेटिक है। और जब भी ध्वनि के संदर्भ में उतार चढ़ाव की हम बात करते हैं, तो विभिन्न ताड़ता के स्वर अपने आप ही जन्म लेते हैं। और क्रियात्मक पक्ष में संगीत का जो मूल है वो यही स्वर है। इसीलिए संगीत की कोई भी क्रिया बिना स्वर के संपन्न हो ही नहीं सकती। जब स्वर एक क्रम में चढ़ते हुए सुने जाते हैं, तो उन्हें आरोही वर्ण कहते हैं। और इस क्रम में जब स्वर क्रमशः एक दूसरे से ऊंचे होते जाते हैं, तो प्रत्येक स्वर की ताड़ता भी बढ़ती जाती है। जब स्वर उतरते क्रम में सुने जाते हैं, तब उन्हें अवरोही वर्ण कहते हैं, और इस क्रम में स्वर एक दूसरे से नीचे होते जाते हैं और ताड़ता क्रमशः घटती जाती है। जब एक ही स्वर की पुनरावृत्ति होती है, तब उसे स्थायी वर्ण कहते हैं। और जब उपरोक्त तीनों क्रियाओं का समावेश किसी एक सांगीतिक रचना में होता है, तो उसे संचारी वर्ण कहते हैं। तो स्वर क्रम के बहुत ही प्रारंभिक अवस्था में केवल अवरोही और स्थायी वर्ण का ही रूप रहा होगा, परंतु स्वाभाविक है कि उतरते क्रम में चढ़ना क्रम जुड़ा होगा, और कुछ ही समय बाद सभी वर्णों का भी प्रयोग हुआ होगा। स्वरों के क्रम में विविधता का सृजन, उसमें इमेजिनेशन अपने आप ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि इंटेलिजेंस के कारण हुई। और स्वर क्रम की जो विविधता ने विविध धुनों को जन्म दिया और रागों की अभिव्यक्ति हुई, उससे सौंदर्य वृद्धि हुई, उससे अलंकारों के विभिन्न रूप बने।
कलाकार की अपनी मौलिकता का प्रदर्शन हुआ, उसकी क्रिएटिविटी की शक्ति का के विभिन्न रूप सामने आए, और इस विविधता से जो रागों को सजाया गया, उसमें अभिव्यक्ति का पक्ष, स्वरों के संदर्भ में, स्वरों के क्रम में जो आपस में संबंध हुआ, जो आपस में प्रयोग हुआ, वो कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ, और यही एक संगीत का मूल है, मूल आधार है। तो हम संगीत के मूल आधार, बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट बेसिक नोट वो हैं, क्या कहते हैं, मूलभूत आधार हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें स्वर जो है एक महत्वपूर्ण आधार हमारा बना, और स्वर क्रम ही स्वर विन्यास बनाते हैं, और किसी भी एक विशेष राग में स्वर क्रम का एक अन्य स्वरों से क्या संबंध है, किसी राग की कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रभाव इन सभी पर निर्भर करता है। स्वरों की जो जब हम लोग चर्चा करते हैं तो समय स्वर क्रम स्थूल रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, परंतु कलात्मक सौंदर्य से जब हम जुड़ते हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वर को कैसे लिया जा रहा है। स्वर क्रम में यदि ताड़ता की विविधता को जन्म देता है, तो साथ ही विशिष्ट तरीके से स्वर लेने पर नाद की तीव्रता, उस जाति, गुण और काल सभी का जो एक कलात्मक रूप से जो ग्रहण कर लेता है, एक जो स्ट्रक्चर बन जाता है, वो एक ही स्वर क्रम से विविध रूप हमें सामने आते हैं, और हम उसको फील करते हैं, जो संगीत के मूल मतलब हम उसके लिए एक मूलभूत आवश्यकता है कि उसके द्वारा हम एक सौंदर्य की अभिवृद्धि कर सकें, एक सौंदर्य उसके द्वारा एक कलात्मक सौंदर्य को प्रकट कर सकें। इसी अनंतता का जो अब जब हम होता है अनुभव होता है, तो हमें सच्ची स्वरानुभूति होती है, और एक ऑटोमेटिक हमारे अंदर से एक संगीत का अनुभव होता है। तो स्वर की क्रियात्मक पक्ष के साथ जो उसका जो शास्त्रों में किस रूप में व्याख्या हुई है, उस पर भी विचार करना यहाँ उचित होगा, क्योंकि स्वरों की संख्या, संज्ञा, उनका अंतराल, माप, उनके क्रम के आधार पर, उनका जो क्रम का जो आधार है, उसके सप्तकों की जो व्याख्या शास्त्र में हुई है, तो सप्तक जो शब्द है उसका स्वयं ही हमारा बताता है कि इसमें 7 संख्या का बोध होता है इसके नाम से ही। और संगीत में 7 स्वरों का जो ऐसा क्रम है जिसमें स्वर एक दूसरे से क्रमशः ऊंचे होते जाते हैं, तो सप्तक के नाम से जाना जाता है। और सभी विद्वान मानते हैं कि स्वर क्रम में पहले अवरोहात्मक रूप लिया था, परंतु आज जब हम सप्तक की चर्चा करते हैं तो वे आरोहात्मक रूप को ही आधार मानते हैं। इसलिए आज 7 स्वरों के चढ़ते क्रम को ही सभी देशों में सप्तक या स्केल के नाम से जाना जाता है। 7 स्वरों के क्रम की जब हम बात करते हैं, तब यह स्वाभाविक है कि प्रारंभ में एक साथ 7 स्वर प्रयोग में नहीं आए होंगे, बल्कि धीरे धीरे यह संख्या 7 हुई होगी। पहले जो क्रिया थी उसमें स्वर क्रम में निश्चित रूप लिया होगा, और बाद में ही शास्त्र में विधिवत रूप से स्वरों को परस्पर ऊंचा दिखाते हुए उनके स्थान को समझने की प्रक्रिया संभव हुई होगी। तो सप्तक के संदर्भ में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें
सभी देशों के संगीत में समान है। और जो नीची जो सीमा के प्रारंभिक स्वर से दुगने स्वर को, उसकी प्रारंभिक स्वर को संज्ञा दी गई है। और भारतीय संगीत में जो प्रारंभिक स्वर षडज माना गया है, उससे दुगने ऊंचे स्वर को ही षडज माना गया है। तो केवल ताड़ता दुगनी हो गई और यह प्रारंभिक स्वर से 8वां स्वर रहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत के जो मूल तत्व हैं, उनमें नाद, श्रुति, स्वर और स्वर के बाद सप्तक, इस प्रकार क्रमशः इनका प्रारंभिक रूप से जब हम अध्ययन करेंगे तो यह सिर्फ सांगीतिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनका अध्ययन करना, शास्त्र का अध्ययन करना, और किसी भी कार्य जब हम किसी चीज के लिए डिटेल में हमको स्टडी करनी है, तो उसके लिए ये आवश्यक है कि इन तत्वों का हम गहनता से अध्ययन प्रारंभिक रूप से ही करें। तो आज के लिए यहाँ तक हम समाप्त करते हैं आज का सेशन। फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे बाकी के मूल तत्व, मूलाधार संगीत के हम अध्ययन करेंगे। मैम यहाँ से जो आज आपने पढ़ा है, इसमें कुछ हम रिसर्च टॉपिक निकाल सकते हैं क्या यहाँ से? श्योर, क्योंकि जब हम साउंड की बात करते हैं या बेसिक्स ऑफ इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे जो आधारभूत जो मूल तत्व हैं, यदि हम इनके का अध्ययन करें तो साउंड में को रिलेट करते हुए साइंस से, और उनको दोनों का कंपैरिजन करते हुए कि सांगीतिक दृष्टि से साउंड और भौतिक शास्त्र की दृष्टि से साउंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे माइक्रोटोन्स, ओवरटोन्स हमारे संगीत में है जो अदृश्य रूप में है, और उनका हम कैसे उनका माइन्यूट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उनको सिर्फ हम कैसे फील कर सकते हैं, उसको कैसे साइंस द्वारा हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो हमारे स्वरों के बीच का जो डिफरेंस है, जो श्रुति अंतर है, वो हमें इस का अध्ययन करने में सहायक होगा। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ लिखित रूप में ही हमें जो शास्त्र में प्रमाण हमें मिले, जो हमारे विद्वानों ने हमें बताया, उसके आधार पर ही हम करते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन उसको ऑथेंटिक करने के लिए, उसको प्रामाणिक रूप से करने के लिए हम इसमें से इसको एक एक्सपेरिमेंटल रूप से इसमें अध्ययन कर सकते हैं। और क्योंकि हम जब अपना हम भले ही इन विषयों पर ना भी करें, तो भी जब हम संगीत में शोध करेंगे तो हमको निश्चित रूप से प्रारंभ से ही शुरू करना पड़ता है। जब हम अपना किसी भी टॉपिक का जब हम आधार बनाएंगे, जब हम किसी भी टॉपिक पर चाहे हम संगीत से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले, तो हमको अपना जो भी बेस है, हमें बेस से ही प्रारंभ करना होता है, और उसमें इन मूलभूत तत्वों का आधार लेना हमें आवश्यक हो जाता है। मैम एक चीज मुझे और पूछनी और थी। इनका ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है। हाँ बोलिए। मैम जैसे हम लोग कोई भी टॉपिक चूज करेंगे अपने रिसर्च का, तो हाँ, मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी रिसर्च उसमें ऑलरेडी हो चुकी है या फिर प्लेजियरिज्म तो नहीं हो रहा है उसमें? तो मैम इसका थोड़ा सा आइडिया अगर मिल। नहीं, तो कितनी रिसर्च हो चुकी है, ये तो हम लोग अपने लाइब्रेरी से टॉपिक्स का एक पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं यूनिवर्सिटी से। जी मैम।
और उससे रिलेट अपना टॉपिक देखें और उससे रिलेटेड जो रिसर्च हो चुकी हैं उनको फाइंड करें कि हमारा टॉपिक दूसरों से कैसे भिन्न हो सकता है, उसको करें। और दूसरा प्रश्न क्या था तुम्हारा? मैम उसमें जो प्लेजरिज्म होता है ना कि प्लेजरिज्म, जो ऑनलाइन चेकिंग। हाँ, प्लेजरिज्म से कैसे बचें। तो देखिए, एक बात है कि बहुत सारी चीजें हैं कि अब संगीत क्या है, स्वर क्या है, श्रुति क्या है, नाद क्या है, इसके विषय में अगर मैं किसी पुस्तक से लिखूं तो वो प्लेजरिज्म कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन मैं भी करूंगी, तुम भी करोगी, एग्जाम में हम सब लोग लिखेंगे, या हम यस मैम। जहां भी उसका रेफरेंस देंगे बेटा, तो वो प्लेजरिज्म नहीं होगा। क्यों? यस मैम, मेरा क्वेश्चन यही है क्योंकि म्यूजिक में मैम हम लोग ज्यादातर मोस्टली क्वालिटेटिव ही करेंगे रिसर्च। हाँ, तो बिल्कुल। और हम तो जब ऐसा किसी, जरूरी होगा कि मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं हाँ, मैटर। कहीं ना कहीं मिलेगा। अब मान लो जी। स्वर को मैं डिफाइन कर रही हूँ, तुम भी डिफाइन करोगी, कोई और म्यूजिक में कोई और भी करेगा, तो हम लोग लेंगे तो वहीं से ना, अपने शास्त्रों से ही तो लेंगे। तो यस वो मैम। रिपीटिशन होगा, वो चोरी नहीं होगी। वो क्या होगा कि हमने एज इट इज जो हमारे शास्त्रों में डिफाइन किया गया है उसको रिप्रोड्यूस कर दिया। ठीक ओके है। मैम। और जो हमको प्लेजरिज्म वहां कहलाएगा जब किसी व्यक्ति ने कोई रिसर्च किसी बारे में की है और हम उसको अपने नाम से दिखा दें, वो चोरी कहलाएगी। तो इसलिए अपने शोध में कुछ नवीनता पैदा करने के लिए हमको दूसरे से कुछ भिन्न दिखाना होगा, दूसरे से कुछ अलग करके दिखाना होगा। हम दूसरे पूर्व में किए गए अध्ययनों का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, पूर्व में हुए शोधों का जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम अपने शोध में नवीनता भी कैसे लाएंगे। और रेफरेंस के लिए हमें किसी ना किसी का वो देना तो पड़ता ही है, और हम उसको चोरी नहीं कहेंगे, हम उसको रेफरेंस के तौर पर यूज करेंगे, तो वो प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा। जब हम उसको उचित रूप से उल्लेखित करेंगे कि हमने ये रेफरेंस यहाँ से लिया है और किसका है, तो वो प्लेजरिज्म की श्रेणी में नहीं आएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, आई थिंक कि आज का सेशन बहुत हो गया। और तुम लोग अभी लास्ट में बोले हो तो अच्छा लग रहा है, बीच में भी बोलते रहते तो मेरे लिए इतना मोनोटोनस ना होता। और क्योंकि क्योंकि ये बहुत बेसिक से हम लोग शुरू करें, लेकिन इन बेसिक्स में कितना ज्यादा हम पढ़ सकते हैं, इनको माइन्यूटली कैसे अध्ययन कर सकते हैं, ये बहुत ही रिसर्च इस पर की जा सकती है। क्योंकि ये है तो बहुत सिंपल टर्म्स, लेकिन इनके जो इनका बेस है, इसके बिना, इनके आधार के बिना, इनकी नॉलेज के बिना हम अपने संगीत में और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए इनकी नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। आई होप कि इससे पहले भी क्लासेस हुई होंगी, मे भी रेपिटिशन हो, लेकिन हो सकता है कुछ नया भी इसमें आपने जाना हो, तो अपने व्यूज दीजिएगा। और दूसरा, बी प्रिपेयर्ड विद सम क्वेश्चंस ऑलवेज, कि कुछ भी पूछा जा सके बीच में, आप पूछते रहिए। ओके, जी मैम। जी मैम। भी आज की क्लास फिर यहीं करते हैं खत्म। नेक्स्ट फिर बाद में आई होप कि कल मिलेंगे। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, प्रणाम मैम। प्रणाम बेटा, खुश रहिए।